गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यानी भारत के जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। चलिए, पहला पॉइंट है मौसम। मौसम किसे कहते हैं? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला परिवर्तन तथा इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण आदि शामिल होता है। तो मौसम किसे कहते हैं? जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन को, और इसके घटक जो हैं या इसमें जो शामिल होते हैं तो तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण। ठीक है। मौसम कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी बारिश होती है। चलिए, अगला पॉइंट है भारत के प्रमुख मौसम। दिसंबर से फरवरी क्या होता है? अभी जैसे सर्द का मौसम है तो सर्द। मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। ठीक है। वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है तो वर्षा का मौसम। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने के समय शरद। लौटने के समय कौन सी मौसम होती है? शरद ऋतु। ठीक है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस समय बारिश होती है। अगला पॉइंट है शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूरज की किरणें सीधी पड़ने, यहाँ पड़ने होगा। ठंडे के मौसम में सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो इस समय जो सूरज की किरणें सीधी पड़ती है वो मकर रेखा पे पड़ती है। शीत ऋतु के समय कहाँ? दक्षिण गोलार्ध में मकर पर पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। ये मैं आगे पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो मकर रेखा पर क्या होता है? सीधी किरणें पड़ती है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में है सीधी किरणें नहीं पड़ती। ध्रुवों पर कैसे तिरछी और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी रोशनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ इस समय शीत ऋतु होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें जो है अधिकतर सीधी पड़ती हैं, यानी कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। उत्तरी भारत में जो पवन बहती है उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू के दुष्प्रभाव यानी कि लू के हानि से प्रभाव से कैसे बचें? तो ठंडा पेय पदार्थ पिएं। क्या पिएं? ठंडा पेय पदार्थ पिएं, जैसे शरबत, जिसे शरबत कहा जाता है। तो किसके पिएं? आम के, बेल के, इमली के, तरबूज के तथा दही का, जैसे हो गया छाछ, मट्ठा, मूढ़ी आदि। केला तथा आम का क्या पी सकते हैं? मिल्क शेक पी सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वर्षा के अन्य भाषा में अन्य नाम। अब वर्षा को हिंदी में तो वर्षा कहेंगे, मराठी में क्या कहते हैं? पाउस, उर्दू में बारिश, बंगाली में वर्षा। क्या बोलेंगे? वर्षा। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम। इसमें पवन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और क्या लाती है? नमी लाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पवन जो होता है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ठीक है। सपोज आप मान है इधर से ऐसे गया, यहाँ ऐसे, फिर टर्न लेता है, फिर ऐसे वापस आ जाता है। तो मानसून की शुरुआत किधर से? केरला से होती है। केरला में सबसे पहले बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और शीत ऋतु में कहाँ होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। एक सेकेंड, कहाँ चला गया? ठीक है। चलिए, जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है तब क्या होती है? वर्षा होती है। ये नमी लाती है दक्षिण पश्चिम मानसून, और पवन जब टकराती है पहाड़ों से तो क्या होती है? वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या लौटने का मौसम
मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, स्थल भागों से लौटकर, अभी जैसे मैप में हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी होते हुए लौटती है, और यह मानसून के लौटने का समय होता है। क्या होता है? यह मानसून के लौटने का समय होता है, लौटने का समय होता है। और बारिश कहाँ होती है? दक्षिण भाग के, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत में विशेषकर कहाँ पर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इस मौसम में क्या होती है? वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है लौटने के समय। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, अनेक वर्षों में मौसम की औसत दशा क्या कहलाएगी? जलवायु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जलवायु कहलाएगी। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मानसून शब्द जो आया है अरबी भाषा का शब्द है और मौसम से लिया गया है। किससे? मौसम से लिया गया है। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है और मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ क्या है? मौसम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण, भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण आप देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में है अक्षांशीय विस्तार जो है इसका। तो उत्तरी गोलार्ध में ये ग्रीष्म उष्णकटिबंधीय है इसकी जलवायु। तो भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो अधिकतर वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, यानी मानसूनी पवन से होती है। और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, और अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, और पर्याप्त वर्षा का मतलब है प्रचुर मात्रा में फसल उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान के जलवायु उसकी स्थिति मतलब किस पर डिपेंड करती है? किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? तो उसकी स्थिति किस पर करती है? ऊंचाई पर, समुद्र से दूरी पर और उच्चावच पर। ठीक है, समुद्र से दूरी पर, उच्चावच पर और ऊंचाई पर। इसलिए भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। अब देखिए इसका उदाहरण भी दिया है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ भिन्नता होती है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता क्या क्या होती है, इसका अनुभव क्या होता है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कैसी जलवायु होती है? आपको मरुस्थल है, मरुस्थल स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर में बहुत गर्म मौसम होते हैं। जबकि जम्मू और कश्मीर में क्या होता है? कारगिल में बर्फीले ठंड होते हैं। ठीक है, एक जगह राजस्थान में क्या हो रहा है? आपको गर्मी पड़ रही है, और ऊंचाई वाले स्थान जम्मू कश्मीर और कारगिल में क्या पड़ता है? बर्फीली ठंड हो पड़ती है। ठीक है, अब तटीय क्षेत्र में मुंबई में क्या देखिए हो रहा है? तटीय क्षेत्र मुंबई और कोलकाता में जलवायु मध्यम है। वहाँ न तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक ठंडा। समुद्र तट के होने के कारण मौसम कैसा है? आर्द्र है। ठीक है, मौसम कैसा है? आर्द्र है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय स्थित मौसिनराम में। ठीक है, मौसिनराम में मेघालय स्थित मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश मेघालय में ही होती है, मौसिनराम में। ठीक है, और किसी वर्ष उसी समय या कभी कभी होती है, मौसिनराम में होती है, और किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। मतलब राजस्थान के जैसलमेर में बारिश नहीं होती है, और वहाँ पर क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति भी नहीं होती है। ठीक है, ना ही प्राकृतिक वनस्पति होती है। तो छोटे छोटे पेड़ पौधे जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं, यहाँ से देखिए सीटेट का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। छोटे छोटे पेड़ पौधे जिन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं, और लंबे लंबे वृक्ष कई शाखाओं का एवं पत्तियों में विभाजित होते हैं, जैसे नीम के पेड़। ठीक है, जैसे नीम, तो वृक्ष का पेड़ होता है जो कई शाखाओं में विभाजित होता है और छोटे छोटे पत्तियों में विभाजित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास तथा झाड़ियाँ, तथा मनुष्य के सहायता के बिना उपजते हैं। अब कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको मनुष्य नहीं उपजाते, वो अपने आप ही उपज जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक वनस्पति। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अलग अलग प्रकार की जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। बिल्कुल,
अलग अलग प्रकार की जलवायु में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि वनस्पति कितने प्रकार के हैं। वनस्पति 5 प्रकार में विभाजित हैं। वनस्पति कितने प्रकार में विभाजित है, 5 प्रकार में विभाजित है। भारत की वनस्पतियाँ जो है 5 प्रकार में विभाजित है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, अगला है कटीली झाड़ियाँ। फिर अगला है पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। और सबको आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है, जहां वर्षा अधिक होती है। ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, इसके इधर 23.5 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री। यह हो गया कर्क, ये क्या हो गया कर्क। ठीक है, और ये मकर। इस दोनों क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय इस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हमेशा अधिक बारिश होगी। ठीक है, घने जंगल होंगे, इतने घने होंगे कि सूरज का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है, इतने घने होते हैं कि सूरज का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन क्षेत्रों में पाई जाती है, वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन क्षेत्रों में पाई जाती है, इन वनों में पाई जाती है। वर्षा के वर्ष के अलग अलग समय क्या होता है, अपनी पत्तियां गिराते हैं। वर्ष में क्या करते हैं, वृक्ष अपने अलग अलग समय में पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, सदाबहार वन कहा जाता है। यह अंडमान निकोबार तथा पाए कहाँ जाते हैं वो देखना है आपको। अंडमान निकोबार उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, उसके कुछ क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट बता चुका हूँ, पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी। और वृक्ष जो है कौन कौन सी होती है, महोगनी, एबोना और रोजवुड। कौन कौन होता है, महोगनी, एबोना और एबोनी और रोजवुड। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की वृक्ष ऊंचाई के आधार पर 5 परतों में, ये रहा सीटेट का क्वेश्चन, ये सीटेट में पूछा है 2021 में। ठीक है, पिछले बार। वृक्ष ऊंचाई के आधार पर 5 परतों में विभाजित है। तो आपको सबसे निचला परत याद रखना है, सबसे निचला यानी कि नीचे से लेकर के जो 5 परत हैं वो आपका रहेगा लगाने के लिए 1 2 3 4 करके। तो पहले देखते हैं एक एक करके। आपका सबसे नीचे में आएगा भूमि परत, भूमि परत आएगा 1.5 मीटर। फिर आएगा झारी परत, झारी। ठीक है, फिर आएगा तरुण, फिर आएगा वितान, फिर आएगा सर्वोच्च और सर्वाधिक ऊंचाई पर उद्गामी। सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या आएगा, उद्गामी। ठीक है, चलिए देखते हैं। भूमि परत 1.5 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्षों के बारे में है, भूमि परत कहलाएगा। झाड़ी 5 मीटर ऊंचाई वाले झाड़ियों में कहलाएगा। तरुण वृक्ष जो होंगे वो 20 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्षों के बारे में कहा जाएगा। और वितान जो होगा 40 मीटर की ऊंचाई वाले वृक्षों के बारे में कहा जाएगा। और उद्गामी जो सर्वाधिक ऊंचाई वाले पेड़ होंगे उसको क्या कहेगा, कौन सा परत कहेगा, उद्गामी परत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भूमि परत, झाड़ी, तरुण, वितान, उद्गामी, नीचे से ऊपर। अगर ऊपर से नीचे की बात करें तो उद्गामी, वितान, तरुण, झाड़ी, भूमि। ठीक है, ये परत पूछता है और आपको याद होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इस वनों में मानसूनी वन, इस वनों को क्या कहा जाता है, मानसूनी वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसूनी वन। यह कम घने होते हैं, यह क्या होते हैं, कम घने होते हैं। ठीक है, यह कम घने होते हैं। वर्ष के एक निश्चित समय में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिराते हैं। वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। महत्वपूर्ण है इस वृक्ष कौन कौन से, साल है, सागौन है, पीपल है, नीम है, शीशम है। और यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में, इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इन सब क्षेत्रों में कौन सा पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। कौन सा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियाँ, अगला पॉइंट है
कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ कहाँ मिलेगा? रेगिस्तानी वाले इलाकों में, जहाँ पर शुष्क मौसम है। इस प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ मिलेगी, कहाँ पाई जाएगी? शुष्क भागों में। पानी की कमी को पूरा करने के लिए पत्तियों में क्या हो जाता है? पत्तियों में छोटे छोटे बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं, कांटेदार पत्तियाँ होती हैं इसकी। और वृक्ष हैं कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर। ठीक है, पानी को कम करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए क्या कर देता है? पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राजस्थान। ये पाया कहाँ जाता है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्व ढालों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर। ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये तो इसके इस तरफ, इधर नहीं, तटीय क्षेत्रों में नहीं, पूर्व इधर है ना, ईस्ट इधर है, तो पूर्वी क्षेत्रों पर, पूर्वी ढालों पर गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। चलिए आगे पर देखते हैं। पर्वतीय वनस्पतियाँ, कौन सा है? पर्वतीय वनस्पतियाँ। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार क्या पाया जाएगा? वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाएंगे। ऊंचाई बढ़ने पर क्या हो जाएगा? पर्वतीय वनस्पतियाँ देख रहे थे हम लोग। ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? तापमान में कमी आ जाती है। 15 मीटर 25 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ों का आकार कैसा हो जाता है? शंकु आकार हो जाता है। 15 मीटर ये नहीं है, 1500 मीटर है, मिस्टेक है थोड़ा सा। 1500 मीटर 2500 मीटर होगा यहाँ। ठीक है, 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? पेड़ों का आकार शंकु आकार हो जाता है। और ये पौधे कैसे हो जाते हैं? शंकुधारी हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये पौधे शंकुधारी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? शंकुधारी। महत्वपूर्ण वृक्ष हैं देवदार। कौन से? देवदार। यहाँ 2500 है, ध्यान रखिएगा, ये 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा? वृक्ष शंकु आकार हो जाएगा, शंकुधारी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। मैनग्रोव वन। ये खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये वृक्ष जो है आपको खारे पानी में भी रह सकता है। तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा जो है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है, तो ये वहाँ पर पाया जाता है और उसको डेल्टा में पाया जाता है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो इसका सुंदरवन नाम कैसे पड़ा? तो सुंदरी जो है इस प्रकार की एक वनों में महत्वपूर्ण प्रजाति है। वृक्ष जो है किस प्रजाति का है? सुंदरी वृक्ष के हैं, यानी सुंदरी प्रजाति के हैं। तो इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का क्या नाम पड़ गया? सुंदरवन। ठीक है, किसका वन? सुंदरवन। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। वन की आवश्यकता क्यों? वन की आवश्यकता क्यों? तो वन की आवश्यकता क्यों है, जरा इसको देख लें हम लोग। चल, वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। बिल्कुल है, हमें ऑक्सीजन देती है, हम सांस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण करती है। पेड़ पौधे की जड़ से क्या मिलता है? मिट्टी को बांध के रखता है और मिट्टी का अपरदन नहीं होने देता। ठीक है, मिट्टी का कटाव नहीं होने देता। वन से हमें ईंधन, लकड़ी, चारों ओर लकड़ी मिलती है, चारा मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, और क्या मिलता है? लाख मिलता है, शहद मिलता है, गोंद मिलता है। तो वनों से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है? ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद, इतने सारे चीज़ मिलते हैं, और भी कई सारे चीज़ मिलते हैं। ठीक है, वन्य जीवों में क्या होता है? वन में वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास होता है। ठीक है, वन अगर लुप्त होगा, वन की कटाई करेंगे तो वन्य जीव भी क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए वनों की कटाई, वनों के बचाव, वन का बचाव कैसे किया जाए? तो वन की कटाई नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक वनस्पतियों को क्या होता है? नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो जाती है। अगर हम वन की कटाई करेंगे तो क्या होगा? प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के बारे में, ये देखिए पैरों नहीं है, पेड़ों के बारे में क्या होगा? पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। वन महोत्सव मनाना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों का
इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो ये सब हमें वन के बचाव के लिए करना चाहिए। आगे देखते हैं वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन जो होता है क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है, जैसे सरीसृप यानी सांप, रेंगने वाले, उसके बाद है पक्षी, स्तनधारी, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। इन सब चीज़ों का वन में निवास होता है। ठीक है, अब बाघ के बारे में देखते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों के निवास के लिए मतलब प्रसिद्ध है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडा, ये असम के काजीरंगा, कौन सा, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, वहाँ पर हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे के लिए आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पाए जाते हैं। हाथी के लिए सबसे फेमस है केरल तथा कर्नाटक, यहाँ भी आपको हाथी मिलते हैं। उसके बाद ऊँट तो राजस्थान के रेगिस्तानों में या राजस्थान में। जंगली गधा कहाँ मिलेगा, कच्छ के रण में। जंगली गधा कहाँ मिलेगा, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी पश्मीना शॉल जो बनाती है, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू, ये सब कहाँ मिलेगा, लद्दाख, कश्मीर, हिमालयी क्षेत्रों में। कहाँ पर, हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ऊंचाई पर, हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ऊंचाई पर, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, ठीक है, ये सब जो है नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा क्या है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पक्षी है, ठीक है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि पाए जाते हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, ठीक है। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। उद्यान क्या करता है, शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। उद्यान जो है वो अधिकृत क्षेत्र होता है, उसमें जाने की जो है इजाज़त नहीं होती है किसी को, तो वहाँ पे शिकार वगैरह करने की इजाज़त नहीं होती है, इसीलिए शिकारियों से क्या करता है, वो पक्षियों की रक्षा करता है। अगला देखते हैं, भारत में सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, किसकी, नाग या सांप की भारत में सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कुछ ही ऐसे हैं जो क्या होते हैं, आपको विषैले होते हैं, जैसे क्या हो गया, कोबरा, उसके बाद जो है और है एक अफवा, और अफवा 4 तरह के हैं, नाग, करेत, ये सब हैं, ये सब आपको विषैले सांप हैं। 4 ही प्रकार के विषैले सांप हैं भारत में। अजगर विषैला नहीं होता, वो निकल के अपने जो है शिकार को मारता है, निकल जाता है। चलिए अगर देखते हैं, वन की कटाई तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में वन्य जीवों की प्रजातियां घट रही है। वन की कटाई तथा जानवरों के शिकार के कारण क्या हो रहा है, वन्य जीवों की प्रजातियां घट रही है। कुछ प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं, कुछ प्रजातियां क्या हुई हैं, समाप्त हो चुकी हैं। इन्हें बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए क्या किया, बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाएं को शुरू किया गया है। बाघ परियोजना और हस्ती परियोजनाओं को शुरू किया गया है, ठीक है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल स्थित जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा अभ्यारण्य है, केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हाथी अभ्यारण्य है और बाघ अभ्यारण्य है, इनके लिए जाना जाता है। कौन सा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मधुमलई पशु विहार जो कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है, और ये भी हाथियों के लिए जाना जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ, साइलेंट वैली
राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। ठीक है, मकाओ भी कहाँ पाया जाएगा, आपको केरल में पाया जाता है। तो शेर की पूंछ वाला मकाओ, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान। राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान जो है साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये भी राजस्थान में है। ये केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है, राजस्थान में है। चलिए दाची गाम, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी स्टेट्स कस्तूरी मिर्ग के लिए आरक्षित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सिंग गेंडा वाले के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडा के लिए, जो ऊपर भी बता दिया मैंने। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा ये आपको मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवों का संरक्षण हो सकता है, कैसे, वन्य जीवों का संरक्षण हो सकता है अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, इसके शिकार न करें, इसका संरक्षण करें। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रवासी पक्षियाँ साइबेरियन पेलिकन, फ्लेमिंगो, स्टॉर्क, यहाँ स्टॉर्क होगा। ठीक है, ये स्टॉर्क है, स्टॉर्क, पिनटेल बत्तख, करलियू इत्यादि सर्दी के मौसम में, यानी इसी समय सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। ये क्या है, प्रवासी पक्षी है जो दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन जो होता है, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। ये चैप्टर 8 था। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें